हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अपनी पहली वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि चाहे आपका मैथ्स रीजनिंग में कोई भी लेवल हो, चाहे आप बिगिनर हो या आप एवरेज हो या आप टॉपर ही क्यों ना हो, ये चैनल हर उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो एसएससी या रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं। इस चैनल पे मैं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। पहला होगा कॉन्सेप्ट, दूसरा ट्रिक्स और तीसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, कि हाउ टू अप्रोच, यानी कि सरल भाषा में कहें तो एग्जाम टाइम में कैसे सोचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप किसी क्वेश्चन को स्किप करेंगे या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या किसी क्वेश्चन पे आप कितना टाइम वेस्ट करेंगे। ये इस थर्ड पॉइंट पे ही डिसाइड होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मोस्टली लोग बात नहीं किया करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ ही महीनों में सब सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस हो गया, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का प्री होने वाला है और साथ में ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल हो जाता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो सिलेक्शन डिसाइड करती है और आपको आपके ड्रीम पोस्ट तक जाने में मदद करती है। यहाँ कोई भी फालतू, अननेसेसरी और इररिलेवेंट टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ऑली बोर्ड के पिछले हफ्ते हुए लाइव मॉक्स के मैथ्स के टॉप 5 सवाल लिए हैं और इन सवालों को देख के मुझे मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों ने इन सवालों को स्किप किया है और काफ़ी काफ़ी बच्चों ने इन सवालों पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल सेक्शन 1 में जो मार्क्स आना चाहिए था वो नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल परसेंटाइल काफ़ी गिर गया है। तो मैं इस वीडियो में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो कि आप एग्जाम में लगा सकते हो। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं बताऊंगा, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले वीडियो को पॉज करें, फिर उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का कोशिश करें। जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि आपका अप्रोच क्या था और एग्जाम में सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखें। इससे आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 bottles A, B, C contain 100 ml of pure water, 100 ml of pure milk and 100 ml of pure alcohol respectively। ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं है। सबसे पहले 3 बॉटल बना लेते हैं। इसमें A को 100 ml मिला है, क्या है इसमें, वाटर है। B को भी 100 ml ही मिला है, मिल्क है। और C भी 100 ml ही है, ठीक है। और ये अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? टू स्टार्ट विथ 25 ml ऑफ द कंटेंट ऑफ बॉटल ए इज पुट इनटू बॉटल बी। ठीक है, ए से 25 ml बी में चला आया, ठीक है। -25। अब यहाँ पे तो वाटर ही निकला होगा, तो जाहिर सी बात है बी में 25 ml वाटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये 125 ml मिक्सचर हो गया, क्योंकि इसमें मिल्क और वाटर दोनों है, ठीक है ना। अब देखो, इसके इसके बाद 25 ml ऑफ द कंटेंट ऑफ बॉटल बी इज poured इनटू बॉटल सी। अच्छा, मिक्स करने के बाद अब इसमें से 25 ml मिक्सचर निकल के जाएगा सी में। तो क्योंकि बॉटल बी में मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, ठीक है, उसमें से हम 25 ml निकाल लिए। तो 25 ml में मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना मिल्क और वाटर बॉटल बी के मिक्सचर में, जिस रेशियो में मिल्क और वाटर था, उसी रेशियो में उस 25 ml मिक्सचर में निकला होगा मिल्क और वाटर। तो कितना था? 100:25, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो, जो कि होता है 4:1, यानी कि 4:1 के रेशियो में ये मिल्क और वाटर निकला होगा, यानी कि मिल्क होगा 20 और वाटर होगा 5। तो बस यहाँ पे ऐड कर दो, 20 ml मिल्क हो गया और 5 ml वाटर हो गया। यहाँ भी 125 ml हो गया मिक्सचर। अब कह रहा है कि आफ्टर दैट फॉलोइंग विच 25 ml ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज poured इनटू बॉटल सी, बॉटल ए, अच्छा सी से, ठीक है।
अब सी से वापस ए में 25 ml जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, इस 25 ml में अल्कोहल भी होगा, मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा, दिख रहा है ना ये। अब किस रेशियो में है ये? तो ये 100:20:5 के रेशियो में, यानी कि 1:4:20। ये अल्कोहल है, ये मिल्क है और ये वाटर है। और देखो, इसी रेशियो में ये जाएगा ए में, और 25 ml मिक्सचर भी है, यानी 20 ml अल्कोहल हो गया, 4 ml मिल्क हो गया और 1 ml वाटर हो गया, जो ए में चला गया। अब सवाल क्या पूछा है ये देखो, सवाल पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन बॉटल ए। तो ए में अल्कोहल कहाँ से आएगा? ए में तो वाटर था, सी में अल्कोहल था, सी से ए में जो गया है वही अल्कोहल तो ए में पहुंचा होगा, ठीक है। तो इस 25 ml में जितना अल्कोहल गया है, यानी कि 20 ml, तो यही होगा ए में अल्कोहल, ये 20 ml हो गया। और क्या पूछ रहा है? एंड दैट ऑफ मिल्क इन बॉटल सी। बॉटल सी में मिल्क कहाँ से आया? बी से आया। तो बी जब 25 ml भेजा था तो उसमें 20 ml मिल्क आया था। लेकिन एक चीज गौर करो, इस 25 ml में 4 ml मिल्क निकल भी तो गया। 20 ml आया, 4 ml निकल गया, तो बच कितना गया? 16 ml। सी में 16 ml अभी भी बचा है, यानी कि 5:4। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। बस कभी कभी हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक रामबाण मेथड याद रखना है, वो है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है, यहाँ बेसिक से ही करना पड़ेगा और बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हो मैंने बेसिक से किया तो कितना आसान था। ए पे 100 ml वाटर था, बी पे 100 ml मिल्क था, सी पे 100 ml अल्कोहल था, ठीक है। ए में से 25 ml वाटर निकला तो बी में 25 ml वाटर ऐड हो गया। 100 ml मिल्क था, 25 ml वाटर था, यानी 4:1 के रेशियो में मिल्क और वाटर का रेशियो था बी में। अब जैसे बी से सी में जाएगा तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो 20 ml वाटर मिल्क निकल गया, 5 ml वाटर निकल गया। अब ये 20 ml और 5 ml सी में ऐड हो गया, फिर सी से बी में ए में जा रहा है। तो सी में अल्कोहल मिक्सचर और मिल्क और वाटर का रेशियो 20:4:1 था, जो कि एक्चुअली में 20 ml 4 ml और 1 ml होगा, क्योंकि 25 ml ही निकला था, जो 25 यूनिट के बराबर था, तो 20:4:1। अब यहाँ से 20 ml अल्कोहल इसमें चला गया, 4 ml मिल्क चला गया और 1 ml वाटर चला गया। अब जो सवाल पूछा था वो था कि अल्कोहल कितना है ए में और सी में मिल्क कितना बचा। तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और वो भी बेसिक से सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने में हार्डली 50 सेकंड्स लगेगा। अगर अभी तो मैंने बहुत बेसिक से बताया ना कि 4:1, 25 से 20, 5, वहां पे मैं लिखूंगा, वहां पे मैं डायरेक्टली ये माइंड में चल रहा होगा ये सब। तो एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे, एकदम टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व किया होगा। इस क्वेश्चन में भी मैंने देखा कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, लगता है उन्होंने थोड़ी सी लाइक ज्योमेट्री की जो कॉन्सेप्ट होती है वो भूल रहे हैं। तो सवाल ये है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, बना लो भाई, ट्राइंगल है तो मेरा क्या सोचना है। एबीसी अगर एक ट्राइंगल है, कह रहा है इफ साइड बीसी इज एक्सटेंडेड टू डी, ओके, तो एंगल एसीडी जो है, मान लो ये थीटा है, इज इक्वल टू ए सी बी, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा प्लस बी ए सी, इसको कर लो बीटा, ये हो गया गामा। तो एक एक्सटर्नल एंगल थ्योरम होता है ट्राइंगल का, वो ये कहता है कि जो थीटा होता है ना, वो बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। थीटा जो होता है वो बीटा प्लस गामा के बराबर होगा, ना कि थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि पहला स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। ये एक थ्योरी है जिसको याद कर लो। हालांकि इसको निकाला भी जा सकता है बहुत इजीली, उसमें कुछ मतलब ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। दूसरा क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स एबीसी इज जॉइंट, ठीक है भाई, ज्वाइन कर दो। ये ट्राइंगल है, अगर हम इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा? ए बी सी डी, ठीक है। तो कह रहा है कि द ट्राइंगल फॉर्म्ड इज सिमिलर टू ट्राइंगल है, ऑब्वियसली ये के इक्वल होगा, क्योंकि एक मिड पॉइंट थ्योरी भी होता है। देखो ये सारे सारे के सारे ना थ्योरम आते जा रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड का हम मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ भी होती है, यानी कि ये सेम, इसका मतलब डी जो है वो इक्वल टू 1/2 बी सी हो जाएगा, और डी जो है वो पैरेलल टू बी सी हो गया। सेम ई एफ के लिए भी है, वो इसके पैरेलल हो जाएगी, और सेम इसके लिए भी है, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे डी ई एफ बी में
ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम बनने से क्या हुआ, ये एंगल इसके बराबर, उसी तरह से इस पैरेललोग्राम में देखो तो ये एंगल इसके बराबर, उसी तरह इस पैरेललोग्राम में देखो तो ये एंगल इसके बराबर, यानी तीनों एंगल के बराबर है। यानी कि ट्राइंगल जो है ए बी सी सिमिलर है, ए के अपोजिट एफ था एफ, बी के अपोजिट ई है और सी के अपोजिट डी है, इसके सिमिलर हो गया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यानी दूसरा सही है। तीसरा क्या कर रहा है, when the midpoint of the sides ABC join the area of the triangle formed is half of the area of the triangle ABC। तो भाई इसका भी एक थ्योरम ही होता है कि सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू, जो रेशियो आता है ना कोरोस्पोंडेंट रेशियो, उसका स्क्वायर होता है। तो रेशियो कितना होगा, अगर हम AB इज टू EF उठाएं तो वो हो जाएगा 2:1, करेक्ट, इसका स्क्वायर, यानी कि 4:1 होगा। यानी जो ट्राइंगल बनेगा ना DEF, वो ABC का 1/4 होगा। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, और ये बोल रहा है हाफ, यानी कि रॉन्ग है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए, इसमें हम लोग एक्सटर्नल एंगल थ्योरम देखें, मिड पॉइंट थ्योरम देखें, और ये जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि एरिया दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो उसके कोरोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बी होगा, बाकी 1 और 3 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एवरेज का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि कुछ नंबर दिए हैं, उनका एवरेज दिया हो, स्टार्टिंग के कुछ नंबर का एवरेज रहता है, लास्ट के कुछ नंबर का एवरेज रहता है, और या तो जो ओवरलैप नंबर कर रहे होंगे उनको ऐड करने के लिए कहेगा, उनको रिमूव करने के लिए कहेगा, इस टाइप का घुमा फिरा के सवाल पूछता है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो सवाल ये है कि 61 नंबर का एवरेज जो है 139 है, ठीक है। फर्स्ट 33 नंबर का एवरेज जो है 121 है, और लास्ट 33 नंबर का एवरेज जो है 154 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये एक नंबर लाइन बना लेते हैं, एकदम बेसिक समझना है, समझने में कोई कमी नहीं करना है, ऐसे ही समझना है एग्जाम में जल्दी जल्दी। अभी 33 है और ये हो गया कितना था, 61 है, ठीक है, कोई दिक्कत? 1 से लेकर 61 तक का दिया है 139, 1 से लेके 33 तक का दिया है 121। अब लास्ट 33 नंबर क्या होगा, अगर कोई नंबर लास्ट से 33 है तो स्टार्टिंग से कितना होगा, कैसे निकाल देते हैं? स्टार्टिंग से होगा 61 माइनस 33 प्लस 1, कितना हो गया, 32, 19, 29, 29, यानी कि लास्ट से 33 मतलब स्टार्टिंग से 29, यहाँ 29 आ गया, यहाँ 33 आ गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 61 हो गया। ये दिया है 139, ये दिया है 121, ये दिया है 154। अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये नंबर में 29 से 33 का जो नंबर है ना वो ओवरलैप हो रहा है, यानी कि 29, 30, 31, 32 और 33 ये नंबर ना ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन है। तो हम लोग को या तो इसका वेटेड वैल्यू निकालना पड़ेगा या डेविएशन से सॉल्व करेंगे। डेविएशन सबसे बेस्ट होता है एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एट द एंड हमको एवरेज पे ही बात करना है, तो डेविएशन से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 33 नंबर का एवरेज 121 है, तो इनका डेविएशन कितना हो रहा है, -18, यानी -18 इंटू 33 नंबर है, ठीक है। और लास्ट के 33 का एवरेज आ रहा है 154, यानी कि +15, तो +15 इंटू 33, करेक्ट। अगर हम इसको जोड़ दें तो -3 इंटू 33 आ रहा है, यानी कि -99। इसका मतलब क्या है पता है, ये माइनस का, इसका मतलब ये है कि ये 5 नंबर जब ओवरलैप हुए दोबारा से 33 में ओवरलैप है ना, तो 99 का डेविएशन में डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इसलिए हुआ ना क्योंकि इन पांचों का जो एवरेज है ना वो 139 से कम है। इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है एवरेज का कि जब कोई लेस वैल्यू देन एवरेज, एवरेज से लेस वैल्यू अगर निकलती है तो एवरेज बढ़ जाता है, अगर लेस वैल्यू ऐड हो जाएगी
तो एवरेज घट जाता है। यानी यहाँ पे माइनस होने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये एवरेज से कम है, इसीलिए जब इसको ऐड किए तो डेविएशन में नेगेटिव हो गया, यानी कि एवरेज से कम हो गया। अभी आप यहाँ भी देख सकते हो ना 121 दिखा रहा है, तो एवरेज से कम डेविएशन हो गया ना। -18 का मतलब यही है कि जो इनका एवरेज है वो एक्चुअल एवरेज से कम है। तो वही 99 का मतलब हो गया कि 99 कम है, यानी कि अगर हम लेस वैल्यू वाले नंबर को कह रहा है कि अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा। और एवरेज कितना बढ़ेगा, 99 से ही बढ़ेगा, सिंपल है। यानी 139 तो एवरेज होगा ही, और बढ़ा कितना, 99। और कितने नंबर में ये 99 जो एक्स्ट्रा मिला इन पांचों के निकलने से, इन पांचों के निकलने से एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि ये कम कर रहे थे वैल्यू को, अब इनके निकल जाने से एवरेज बढ़ जाएगी। तो 99 बढ़ेगा कितनों पे, 61 - 5, 56 लोग तो निकले, 5 तो 56 लोग तो रह गए, 5 तो निकल गए। तो इस हो जाएगा 139 प्लस 99/56, ये तो 140 हो गया, प्लस 0.74 ऐसा कुछ होगा, 140.74, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोज चार सब्जेक्ट हैं, आपको 4 सब्जेक्ट में 90% आ रहे हैं, ठीक है। 5वें सब्जेक्ट में अगर आपको 60% आ गए, तो ओवरऑल आप देखेंगे ना कि पूरा का पूरा परसेंटेज ही घट जाएगा, कुछ 80-82 ऐसा कुछ बन जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक कम वैल्यू वाला, एवरेज से कम वैल्यू वाला नंबर आ गया आपके में, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एवरेज गिर गया। अगर मैं 60 को हटा दूं तो वापस आपका 80 से 90 हो जाएगा एवरेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसकी वजह से लोगों का क्वेश्चन काफी बार गलत हो जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर कम वैल्यू वाली नंबर ऐड होगी तो हमेशा नुकसान होना है, और निकलेगी तो हमेशा फायदा होना है। बस इस तरह से याद करेंगे तो ये क्वेश्चन डेविएशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा, हार्डली 50 मिनट्स लगेगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को करने का कोशिश किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 मैन, मान लेते हैं कि मैन का एफिशिएंसी मैनी है, ठीक है, और 12 वुमेन, ठीक है, किसी काम को 5 दिन में कर दे रहे हैं, और 16 मैन और 20 वुमेन उस काम को 2 ही दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि मैन का एफिशिएंसी m है, वुमेन का एफिशिएंसी W है। तो 5 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 × m, और 12 वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 12 × W। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। एकदम सब कुछ सब दिमाग में रखना है, यही सब नहीं होने की वजह से लोग का गलत हो जाता है। तो ये आ गया आपका एफिशिएंसी 5 मैन और 12 वुमेन का। अब इसमें टाइम से गुना कर दें अगर हम 5, तो वर्क आ गया, और दोनों ही केस में वर्क वर्क इक्वल है, तो ये 16m प्लस 20 वुमेन इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 इंटू 5 25, ये हो गया 16×5 16×2 32, 7m बच जाएगा, प्लस 12×5 60, 20×2 40, इज इक्वल टू 40 वुमेन। यानी मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 40:7। तो दिक्कत यहाँ तक 40 आ रहा है, 20×2 40 20 आएगा, सॉरी, ये हो गया, ये हो गया 20/7। यानी मेन को अगर हम 20 और वुमेन को 7 रख दें तो रेशियो आ चुका है। अब सवाल ये पूछा है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 23 वुमेन टू डू 7/8 ऑफ द सेम वर्क। तो अब वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, किसी एक में पुट कर दो, मेन का वैल्यू 20 रख दो और वुमेन का वैल्यू 12 रख दो, 7, और टोटल है 5, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क। अब इसका 7/8 करना है, कर दो। पूछ क्या रहा है, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 23 वुमेन का कितना हो जाएगा, 23 × 7, तो 7 से तो 7 कट गया, बच कितना रहा, 20×5 100, 12×7 84, 84, 184 हो गया ना, 184 × 5/23 × 8, 8 से 184 से 84 कट गया, आंसर 5 हो गया, यानी कि 5 डेज में वर्क हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा कंडीशन, ऐसा कोई भी केस आए, तो मैन और वुमेन का मेरे को एफिशिएंसी चाहिए, एक बार वो निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ करना नहीं है। तो चलिए आज का सबसे बेहतरीन और लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन।
तो 5वां नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन को देख के मेरा भी मन खुश हो गया कि मतलब चलो ऑली बोर्ड ने थोड़ा-सा तो अच्छा क्वेश्चन बनाया है यार इस बार। इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगा होगा क्योंकि उस क्वेश्चन को समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फिर मैं अपने तरीके से बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स सर्टेन वेट इन टू इक्वल क्वांटिटी मेकिंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12.8 मोर प्रॉफिट ऑन द वन पार्ट देन ऑन द अदर पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट इक्वल क्वांटिटी में है तो मान लेते हैं कि दोनों एक्स केजी है। ठीक है, एक्स केजी बेचता है। एक पे 12.8 प्रॉफिट ज्यादा होता है तो मान लेते हैं कि एक पे प्रॉफिट पी है, दूसरे प्रॉफिट पी प्लस 12.8 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? द पार्ट ऑन विच मोर प्रॉफिट इज मेड इज सोल्ड एट 7.5% डिस्काउंट। ओके, एट रुपीज 18.5। ओहो, पर केजी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि डिस्काउंट एमआरपी पे लगता है। एमआरपी पे डिस्काउंट लगने के बाद एसपी इतना है, इतने में वो बेच दिया, यानी कि 92.5 का वैल्यू ये है। यहाँ से हम सीधा सीधा एमआरपी निकाल सकते हैं। 92.5 अगर 18.5 है तो 18 90 है, 2.5 92.5 इंटू 5 यानी 100/5, यानी एमआरपी जो होगा वो होगा 20 रुपए। ठीक है, कुछ सोच के ही दिया है, हम लोगों ने निकाल लिया। अगर जरूरत पड़ा तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा तो देखते हैं। और अदर एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6%। ठीक है, और 5%। ठीक है, सीपी ऑफ 1 kg इज 12.5। सीपी भी दिया है 12.5। दोनों का ही सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ही वो यूनिट यूनिट है गेहूं का। तो 12.5 सीपी हो गया, 18.5 एसपी है, 20 एमआरपी है। इसका एमआरपी भी सेम ही होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। assume that mark price of is same for both the cases। एमआरपी दोनों का 20 हो गया। कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्काउंट ही गेव ऑन द टोटल वेट ही सोल्ड। टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है कितना देंगे, तो हम लोग को एक्स निकालना होगा ना कि कितना केजी सेल किया है। वो कैसे निकलेगा? उसके लिए एक ये दिया हुआ है, प्रॉफिट 12.8 हो रहा है ज्यादा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो एमआरपी से एसपी निकालने के लिए तुमको पहले इसका प्रॉफिट निकालना होगा। तो एसपी निकालना पड़ेगा तुमको। एसपी कैसे निकलेगा? एसपी निकालने के लिए 6 और 5 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 6/30, 100, 30/100 पॉइंट। ये हो गया 10 पॉइंट के पास 11, 11 में से 10.7%। अब 20 का 10.7% कितना होगा? 10 का 10.7% 1.07, 2.14 हो जाएगा 20 का। समझ रहे हो कैसे किया मैंने? 10 का कितना होगा? 10.7%, 1.07 रुपीज। डबल कर देंगे तो 2.14 रुपीज हो गया। यानी कि एसपी जो होगा वो 20 से 2.14 कम है, यानी कि 20 में से दोगे 18, 17.86 रुपीज एसपी हो गया। यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं था। 10 का निकालो, उसमें डबल कर दो, 20 हो गया। तो एसपी निकल गया। अब पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट कितना है? 12.5 सीपी था अगर, तो 6, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 5.36 रुपीज पर केजी है। सब पर केजी पे चल रहा है। और यहाँ सीपी 12.5 था, 18.5 में बेचा, यानी कि इसका 6 रुपीज है पर केजी। सॉरी, 6 रुपीज है पर केजी। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 केजी में कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसका। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0.64 रुपीज। और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है ज्यादा? 12.8। कितना केजी बिका होगा? समझ रहे हो? 1 केजी में अगर इतना ज्यादा प्रॉफिट है तो 12.8 रुपीज का प्रॉफिट लेने में कितना केजी बेचना पड़ेगा? सीधे कर दो, 2 जीरो हटाओ, 1 जीरो बैठाओ, 64 दूना। ओके, 20 केजी। यानी दोनों ही 20-20 केजी बिका होगा। आ गया ना वैल्यू? खत्म हो गया क्वेश्चन बाबू। अब क्वेश्चन कह रहा है टोटल डिस्काउंट ही गेव ऑन द टोटल वेट ही सोल्ड। तो डिस्काउंट के लिए एमपी और एसपी में डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ तो निकला हुआ है 17.86 एसपी था, 20 एमआरपी है, यानी 2.14 हो गया। कोई दिक्कत? 2.14 इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस इंटू 20 कर दोगे तो इसका निकल जाएगा, प्लस इसका एसपी है 18.5 और एमआरपी है 20, यानी 1.5 का यहाँ पे हो रहा है 1.50। कितना हो गया? 4, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 3.64 इंटू 20। 20 क्यों? क्योंकि इसमें भी 20 से गुना करना होगा, इसमें 20 से गुना करना होगा, तो कॉमन ले लो। 1 केजी पे निकाल के ओवरऑल 20 पे निकाल दो। ठीक है, तो 36 गुना 72, 8, 72.8। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ था नहीं, बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी समझ लेते हैं, जिसकी वजह से लोग को सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ नहीं करना था, सब कुछ दिया हुआ है एज़ इट इज़। ये 7.5% डिस्काउंट देके एसपी बता दिया, ताकि आप एमआरपी निकाल लो। ये एमआरपी यहाँ यूज़ हो जाएगा क्योंकि एमआरपी चाहिए यहाँ पे। तभी इस एमआरपी से डिस्काउंट निकाल के एसपी निकाल लोगे। अब एसपी निकाल लिए तो तुम प्रॉफिट निकाल लिए, इसका प्रॉफिट तो ईज़िली आ चुका था। अब दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस जो आएगा 0.64, यही बताएगा कि कितना केजी बिकेगा, क्योंकि 12.8 ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा है इसका। तो 20 केजी का जब 20 केजी निकाल लिए और डिस्काउंट पहले से पता है, तो बस तो डिस्काउंट का सम करके 20 से गुना कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में तुम दुनिया का कुछ भी, कोई भी डेटा पूछ ले तो निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आप सच में एसएससी सीजीएल या रेलवे की जॉब चाहते हो और मैथ्स रीजनिंग में अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। मैं अब अगला वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें हम लोग बताएंगे चैप्टर वाइज बेस्ट 20 क्वेश्चंस और उसके बेस्ट अप्रोच जो एग्जाम में हम लगाएंगे, जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे सही अप्रोच नहीं जानने के कारण उस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं या तो बहुत लेट से बनते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन को जो 30 सेकंड में बनने वाला अगर आप 2 मिनट में बना रहे हो, तो आप मान के चलो कि आप 2 क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे, क्योंकि वो 2 मिनट डिजर्व नहीं करती थी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लो, ताकि और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और क्वेश्चन लाता रहूँ, और ऐसे ही वीडियोस अब आती रहेंगी कंटिन्यूअसली। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।